हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल एनएटीएन एक्सप्लेन्स पे। आज एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर 8 है। इससे पिछले वाले लेक्चर में जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर 7 था, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बोर एटॉमिक मॉडल के बारे में। बोर ने अपना क्या एटॉमिक मॉडल दिया था, उसका पोस्टुलेट्स क्या था, और बोर ने बहुत सारा चीज़ कैलकुलेट किया था एटम के अंदर। रेडियस कैलकुलेट किया था, वेलोसिटी कैलकुलेट किया था, एनर्जी कैलकुलेट किया था। वो सब हम आपको डेरिवेशन करके बताए थे और उस पर कुछ बढ़िया न्यूमेरिकल्स भी आपको मैंने करवाया था इससे पिछले वाले वीडियो में। तो अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर टाइप कीजिए एनएटीएन एक्सप्लेन्स लेक्चर 08 एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 11 आपको मिल जाएगा। तो आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आपको स्पेक्ट्रम का मतलब पहले समझाएंगे, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे और आपको हम बोर ने जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डिस्कस किया था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में जो बताया था, तो उसके बारे में आपको वो बोर ने क्या क्या, नील बोर ने क्या क्या ऑब्जर्व किया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में, वो सारा हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और उस पर बेहतरीन सवाल सब आपको करवाएंगे। और इस वाले टॉपिक से जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, इस वाले टॉपिक से आपके कंपटीशन में चाहे नीट हो जेई हो, एक क्वेश्चन जो है फिक्स है, आने का मैक्सिमम चांस है कि आपके कंपटीशन में एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। ठीक है, इसीलिए अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, वहाँ से हम थोड़ा इस वीडियो को लिंक करेंगे और फार्मूला, एनर्जी का फार्मूला वहीं से हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है। तो ऐसा वेव जिसको ना कोई मटेरियल मीडियम का जरूरी पड़ता है प्रोपेगेशन के लिए, मतलब वेव विच डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे अल्ट्रावायलेट रे, एक्सरे रे, गामा रे, उसके बाद इंफ्रा रे, माइक्रोवेव, उसके बाद रेडियो वेव, ये सब जो जितना भी ये वेव है, इसको मटेरियल मीडियम का जरूरी नहीं पड़ता है। इसको बात करिए वैक्यूम में भी ये रे क्या होता है, ट्रैवल कर जाता है। ठीक है, जैसे देखिए सन से जो पृथ्वी पे हमारे अर्थ पे जो रे आता है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसमें अल्ट्रावायलेट रे भी रहता है, विजिबल रे भी रहता है। ठीक है, तो ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको कोई मटेरियल मीडियम का जरूरी नहीं पड़ता है प्रोपेगेशन के लिए। ठीक है, जैसे साउंड वेव क्या है, वो मैकेनिकल वेव है। वो मैकेनिकल वेव क्यों है, क्योंकि उसको मतलब उसको मटेरियल मीडियम चाहिए। अगर आप मून पे जाइएगा तो मून पे आप एक दूसरे का साउंड नहीं सुन पाइएगा, क्योंकि वहाँ पर वैक्यूम है, वहाँ पर एयर नहीं है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब ऐसा वेव होता है जो बिना कोई मटेरियल मीडियम के प्रोपेगेट कर जाता है। ठीक है, तो अब स्पेक्ट्रम मतलब क्या होता है। स्पेक्ट्रम मतलब होता है डिफरेंट रेंज ऑफ, हम लोग वेवलेंथ को या फ्रीक्वेंसी के आधार पे या वेवलेंथ के आधार पे हम लोग अरेंज करते हैं रेंज को, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। जैसे देखिए ये मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है जो कि एनसीईआरटी में भी है, ये रेडियो वेव है। ठीक है, यहाँ पर देखिए रेडियो वेव का जो वेवलेंथ होता है बहुत ही कम होता है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो ये लगभग इसका 100 मीटर के करीब क्या होता है, इसका वेवलेंथ होता है। इसका क्या होता है वेवलेंथ। अगर गामा रे का बात करेंगे तो 0.0001 नैनोमीटर के अप्रॉक्स होता है इसका वेवलेंथ। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये 100 मीटर है और ये 0.00001 नैनोमीटर है। कहने का मतलब कितना कम वेवलेंथ है। तो मैंने यहाँ पर वेवलेंथ के हिसाब से इसको अरेंज किया है, इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में इसको अरेंज किया है। ठीक है, आपको एक रिलेशन पता होगा, नहीं भी पता है तो आप लिख लीजिए, आपको मैं वहाँ पर बताऊंगा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इसका जो अगला लेक्चर है उसमें मैं आपको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताऊंगा। उसमें मैं आपको एनर्जी का फार्मूला बताऊंगा। अगर आपको अभी नहीं याद है तो ये लिख लीजिए, एनर्जी बराबर होता है h न्यू, इसको न्यू पढ़ा जाता है, और ये भी लिख सकते हैं E बराबर hc/λ। ई बराबर क्या लिख सकते हैं, hc/λ। कहने का मतलब ये फ्रीक्वेंसी होता है, या f भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, hf। कहने का मतलब किसी भी वेव का अगर हमको एनर्जी निकालना है तो h मतलब होता है प्लैंक्स कांस्टेंट और f मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी से h को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको एनर्जी मिल जाएगा। और आपको पता होगा कि फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, c/λ होता है। तो फ्रीक्वेंसी की जगह पर क्या लिख दिए, c/λ। तो E बराबर क्या होता है, hc/λ। कहने का मतलब अगर लैम्डा डिक्रीज होगा तो एनर्जी इंक्रीज होगा, और एनर्जी अगर डिक्रीज हो रहा है तो लैम्डा इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ अगर आप देखिएगा तो वेवलेंथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। वेवलेंथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। देखिए यहाँ पर 100 मीटर है और यहाँ पर 0.0001 नैनोमीटर है। नैनोमीटर मतलब होता है 10⁻⁹। सोचिए कितना कम वेवलेंथ है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर दे भी दिया है, तीर का निशान देखिए, वेवलेंथ डिक्रीज करता है यहाँ से यहाँ। रेडियो वेव से अगर हम चलेंगे इंफ्रारेड रे, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, इसके बाद एक कॉस्मिक रे भी होता है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक रे होता है। मतलब ये रे सब का जो होता है, जैसे एक्सरे आप लोगों को पता होगा, जैसे हम लोग जो बॉडी का एक्सरे होता है
जो एकदम पूरा एक्सरे जो हम लोग करते हैं तो हमारे मांस के अंदर एकदम अंदर जाके पेनिट्रेशन पावर इसका बहुत खतरनाक होता है। तो अंदर जाके क्या करता है, फोटो ले लेता है उसका, नहीं तो ये सब का पेनिट्रेशन पावर बहुत खतरनाक होता है। और ये सब जो है ये सब का फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होता है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा। तो यहाँ से यहाँ अगर हम लोग बढ़ेंगे तो एनर्जी बढ़ रहा है। और वेवलेंथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेमडा। तो लेमडा अगर डिक्रीज हो रहा है यहाँ से यहाँ या इंक्रीज हो रहा है यहाँ से यहाँ, तो एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो आपको पता है कि यहाँ से यहाँ एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, तो इसीलिए लेमडा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ऊपर में मैंने आपको बता भी दिया है ऐसे डायग्राम से कि देखिए लेमडा क्या होता है, वेवलेंथ, दो कॉन्सिक्यूटिव क्रिस्ट या दो कॉन्सिक्यूटिव ट्रफ के बीच का डिस्टेंस को हम लोग लेमडा बोलते हैं। यहाँ पर देखिए लेमडा ज़्यादा है, यहाँ पर इस सबरेज के लिए क्या है, लेमडा ज़्यादा है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे देखिए लेमडा ये गैप क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ये गैप क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। मतलब यहाँ पर अगर हम लेमडा कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ही कम मिलेगा, यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो और कम मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लेमडा इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर लेमडा ज़्यादा है, यहाँ पर लेमडा कम है, ठीक है, मतलब वेवलेंथ कम है, ठीक है। तो यहाँ पर एक रीजन आता है, अल्ट्रा वायलेट रेस से पहले एक रीजन आता है जो जिसको हम लोग बोलते हैं विजिबल रीजन। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विजिबल रीजन या विजिबल लाइट होता है ये लोग, जो आपको याद भी होगा विबग्योर, आप लोग बच्चों ने भी पढ़ाई होगा 9th में, VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपको इसमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी याद रखना है। इसका फ्रीक्वेंसी होता है, ये शुरू होता है कितने से, 3800 से शुरू होता है एंगस्ट्रॉम से। एंगस्ट्रॉम मतलब एंगस्ट्रॉम हम लोग याद रखते हैं इसको, एंगस्ट्रॉम में मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है। ये सब यूनिट कन्वर्जन आप लोग अभी से याद रखिए, आगे में बहुत कम देगा आप लोगों को। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर, ठीक है। तो 38,000 से शुरू होके कितना तक जाता है, 7600 तक, 38 मतलब 3800 से शुरू होके 7600 तक इसका क्या होता है, वेवलेंथ होता है। तो इधर से इधर हम आ रहे थे, क्या हो रहा है, इसका वेवलेंथ बढ़ रहा है, इसका वेवलेंथ बढ़ रहा है। रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम इसका वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ क्या होता है, मैक्सिमम। इसका लेमडा क्या होता है, मैक्सिमम। इसका लेमडा क्या होता है, मिनिमम। इसका लेमडा क्या होता है, मिनिमम। लेमडा क्या होता है, मिनिमम, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बताया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मैंने फ्रीक्वेंसी के आधार पे, वेवलेंथ के आधार पे इसको क्या किया, मैंने अरेंज कर दिया। इधर से इधर जाएंगे तो क्या हो रहा है, इधर से इधर जाएंगे तो एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब, एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब वेवलेंथ डिक्रीज हो रहा है। देखिए वेवलेंथ डिक्रीज हो रहा है, या उल्टा भी सोच सकते हैं। देखिए इधर से इधर हम लोग जा रहे हैं तो वेवलेंथ डिक्रीज हो रहा है। देखिए यहाँ पर 1 सब मीटर वेवलेंथ क्या है, 1 सब मीटर में है। और यहाँ पर लास्ट वाला गामा रेखा देखेंगे तो 0.001 क्या है, नैनोमीटर में है। तो वेवलेंथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो वेवलेंथ अगर डिक्रीज होगा तो एनर्जी इंक्रीज करेगा। तो इधर से इधर जा रहे हैं तो एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। इसको इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में मैंने सजा दिया। यहाँ पर मैंने आपको डायग्राम बना के भी दिखा दिया। वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, दो क्रिस्ट या दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस होता है, ठीक है। लेमडा, यहाँ पर लेमडा क्या है, मैक्सिमम है, यहाँ पर लेमडा क्या है, मिनिमम है, ठीक है। ये मैंने आपको बेसिक आइडिया देने के लिए बताया है, ठीक है। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, E बराबर HF मतलब F मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी, इसको म्यू से भी लिखते हैं हम लोग। और या F बराबर क्या होता है, C बाय लेमडा होता है। तो E बराबर हो जाएगा HC बाय लेमडा। E बराबर क्या होगा, HC बाय लेमडा। ये याद रखना है हम लोग को, ठीक है। ये फार्मूला मैं आपको बताऊंगा प्लस क्वांटम थ्योरी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसको आप लोग नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग आज का मेन टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जिससे एग्जाम में सवाल आता है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसका आप लोग फ्रीक्वेंसी याद रखिएगा 3800 से, मतलब वेवलेंथ याद रखिएगा। इसका लेमडा 3800 से लेके मतलब 7600 एंगस्ट्रॉम तक इसका क्या होता है, रेंज होता है। विजिबल रीजन है, ये क्या है, विजिबल रीजन। ये अल्ट्रावायलेट आपको पता होगा, इसे स्किन डिजीज होता है, ठीक है। ये एक्सरे बहुत ही हार्मफुल होता है, गामा रे भी क्या होता है, बहुत ही हार्मफुल, ठीक है। नोट कीजिए इसको। हम लोग को मेन डिस्कस करना है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या डिस्कस करना है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मैंने आपको अरेंज करके बताया था। स्पेक्ट्रम मतलब क्या होता है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को या वेवलेंथ को एक पार्टिकुलर पैटर्न में, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पैटर्न में सजाने को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। देखिए बोर ने क्या किया था, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया था। जैसे इसलिए पिछले वाला लेक्चर में क्या होता था, बोर का एटॉमिक थ्योरी बताया था मैंने आपको। तो हम लोग पढ़ेंगे अभी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। देखिए क्या होता है, पहले मैं आपको लिख के बताता हूँ। द इलेक्ट्रॉन
the electron in hydrogen atom absorbs energy. The electron in hydrogen atom absorbs energy and get excited. The electrons jumps from lower energy level to higher energy level and again, and it comes back, and when it come back to its original state, they emit energy in the form of radiation, in the form of which forms हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, ये आप समझ जाइएगा तो समझ लिया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, आप समझ गए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है, देखिए मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ डायग्राम बना के। ये यहाँ पर न्यूक्लियस है, ये यहाँ पर सेल है, ठीक है। यहाँ पर ये और एक सेल है, ठीक है। क्या होता है पहले, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या किया, यहाँ पर एनर्जी ये गेन किया, एनर्जी क्या किया, ये गेन किया। ये इलेक्ट्रॉन पहले मस्त अपना रिवॉल्व कर रहा था अपने मतलब ये ओरिजिनल स्टेट है इसका। सपोज ये के सेल में पहले क्या था इलेक्ट्रॉन, ये के सेल में क्या था, KLM सेल ऐसे है। तो ये के सेल में क्या होता है, ये फर्स्ट ऑर्बिट में अपना इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था, ठीक है, मस्त अपना। उसके बाद क्या हुआ, तो इसको एनर्जी मिला रेडिएशन के फॉर्म में। इसको एनर्जी जब ये मिला, क्या हुआ, व्हेन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम एब्जॉर्ब्स एनर्जी, जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है हाइड्रोजन एटम में, क्या इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद ये क्या होता है, एक्साइटेड हो जाता है। एक्साइटेड कहने का मतलब ये अपना, इसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, एनर्जी आने के बाद ये अपना ये स्टेट छोड़ के, ये अपना के सेल छोड़ के दूसरे सेल में क्या करेगा, जंप करेगा। इसको प्रॉपर एनर्जी मिलना चाहिए। मैंने आपको कैलकुलेट करके भी बताया था, जो फर्स्ट सेल होता है उसका जो एनर्जी होता है -13.6 होता है, -13 ये आपको याद रखना है, -13.6। जो सेकेंड सेल होता है इसका एनर्जी होता है -3.4। जो फोर्थ सेल होता है इसका एनर्जी होता है -1.51। इसका नेक्स्ट वाला 0.85। ऐसे करके क्या होता है, एनर्जी होता है। तो इसको एक प्रॉपर, ऐसा नहीं है कि कोई भी एनर्जी आप दे दीजिएगा तो ये जंप कर जाएगा। एक प्रॉपर एनर्जी चाहिए इसको, यहाँ से यहाँ जाने के लिए एक प्रॉपर एनर्जी चाहिए। जैसे इसका डिफरेंस कितना होगा, इसका अगर आप डिफरेंस निकालिएगा, डिफरेंस निकालिए क्या होता है, -3.4 -13.6।
सपोज कोई इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, के सेल से एल सेल में जंप कर रहा है, उसको कितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। तो डेल्टा ई हमको सपोज निकालना है, क्या निकालना है, डेल्टा ई। तो डेल्टा ई तो फाइनल एनर्जी कितना है, माइनस, जाना किधर है, सेकेंड सेल पे, तो सेकेंड सेल का एनर्जी कितना है, -3.4, तो -3.4 अब माइनस फर्स्ट सेल का एनर्जी कितना है, 13.6, -13.6। तो ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3.4 माइनस 3.4 और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +13.6। दोनों को सब्ट्रैक्ट करने क्या आ जाएगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना एनर्जी इसको अगर मिल गया, अगर कितना एनर्जी मिल गया, इतना 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर इसको एनर्जी मिल गया, तो ये के सेल को छोड़ के एल सेल में चला जाएगा। अगर 0.5 वोल्ट दे दिए, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिए तो ये नहीं जंप कर पाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, यही तो बोर्ड ने बताया था। बोर्ड ने ये बताया था कि जब तक कोई पार्टिकुलर सेल में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो ना एनर्जी का लॉस करेगा ना गेन करेगा। अगर इसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाता है, अगर ये एनर्जी का लॉस गेन पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि एनर्जी का लॉस गेन नहीं कर सकता, पॉसिबल है। जब ये क्या करेगा, लोअर सेल से, जैसे के सेल से एल सेल में जाएगा तो एनर्जी का गेन करेगा तब जाएगा, और हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी का लॉस करेगा, ठीक है। क्योंकि जो न्यूक्लियस के पास वाला सेल होता है उसके पास मिनिमम एनर्जी होता है, उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा ऐसे ऐसे करके इन्फिनिटी पर क्या कि एनर्जी क्या होता है, 0, ठीक है। क्योंकि माइनस में है तो इन्फिनिटी में जाएगा तो मैक्सिमम एनर्जी कितना होता है, 0 इसका। तो इसको इलेक्ट्रॉन को के से एल में जाने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, 10.2 वोल्ट। तो 10.2 वोल्ट इसको एनर्जी मिल जाएगा तो ये के सेल से किस में चला जाएगा, एल सेल में चला जाएगा। चलिए के सेल से इसको मान लेते हैं 10.2 किलो मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसको मिल गया, तो ये के सेल से किस में चला गया, एल सेल में चला गया। ये कहाँ चल गया, एल सेल में चला गया। के सेल से कहाँ चल गया, ये पहले मस्त अपना इस सेल में था, ये के सेल में था, और ये के सेल से कहाँ चल गया, ये के सेल पहले यहाँ पर था, ये पहले यहाँ पर था इलेक्ट्रॉन, के सेल से कहाँ चल गया, एल सेल में चला गया, इसको एनर्जी मिल गया। तो और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो होता है दुनिया में सभी आदमी क्या होता है, मतलब अपना स्टेबल स्टेट में रहना चाहता है। तो इलेक्ट्रॉन स्टेबल स्टेट में मिनिमम एनर्जी में स्टेबल होता है। कोई भी अगर बॉन्ड भी बनता है, कोई भी अगर बॉन्ड बनता है, केमिकल बॉन्डिंग में आपको पढ़ाएंगे, बॉन्ड किस लिए बनता है कि पोटेंशियल एनर्जी को कम करने के लिए। तो देखिए यहाँ से यहाँ गया तो इसका एनर्जी ज़्यादा है, तो ये अपना मिनिमम एनर्जी में, इसका ओरिजिनल स्टेट में रहना चाहेगा, अपना ओरिजिनल स्टेट में रहना चाहेगा। तो ये क्या करेगा, इधर से फिर यहाँ पर जंप कर जाएगा, और यहाँ से यहाँ आने में ये क्या करेगा, इतना एनर्जी का रिलीज करेगा, रेडिएशन के फॉर्म में इतना एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, और यहीं से क्या निकलेगा, स्पेक्ट्रम बनेगा। क्या बनेगा, स्पेक्ट्रम बनेगा। देखिए आपको समझाते हैं। द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम एब्जॉर्ब्स एनर्जी एंड गेट एक्साइटेड। पहले क्या किया, एनर्जी गेन किया, ये के सेल में इलेक्ट्रॉन था, एनर्जी गेन किया, एल सेल में चला गया, ठीक है। उसके बाद द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू अ हायर एनर्जी लेवल, ठीक है। लोअर एनर्जी लेवल, के सेल में लोअर एनर्जी है, और हायर एनर्जी, इसमें हायर एनर्जी है, इसमें हायर एनर्जी है। तो इसमें के सेल में जो लोअर एनर्जी था उसमें इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके और हायर एनर्जी में गया। कहाँ गया, हायर एनर्जी लेवल में गया। एंड व्हेन इट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, लेकिन इसका ओरिजिनल स्टेट कौन सा था, के सेल था इसका ओरिजिनल स्टेट। अभी तो ये जंप कर गया एनर्जी गेन करके, लेकिन इसका ओरिजिनल स्टेट क्या था, के सेल था। तो ये फिर से जब के सेल में आएगा तो एनर्जी का क्या करेगा, इमिट करेगा। वही जब एनर्जी इमिट करता है, दे इमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी इमिट करेगा, विच फॉर्म्स हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जो क्या बनाता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का निर्माण करता है। देखिए आप लोग समझ गए क्या हुआ। इलेक्ट्रॉन पहले क्या होता है, मस्त अपने स्टेट में रिवॉल्व करता रहता है, उसके बाद क्या होता है, उसको थोड़ा सा एनर्जी मिल गया, थोड़ा सा क्या हुआ, रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी मिल गया। जैसे ही उसको एनर्जी मिला, वो क्या करेगा, जितना एनर्जी मिला होगा उसके हिसाब से क्या करेगा, वो पार्टिकुलर सेल में जंप करेगा। सपोज इसको एनर्जी और थोड़ा ज़्यादा मिल गया तो ये क्या करेगा, के सेल एल सेल में न जाके एम सेल में चला जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने लोअर एनर्जी से, लोअर एनर्जी स्टेट से क्या हो जाएगा, हायर एनर्जी में जाएगा। लेकिन वहाँ पर तो स्टेबल नहीं है, ज़्यादा एनर्जी है उसके पास, वो क्या करेगा, फिर अपने ओरिजिनल स्टेट में आएगा। कहाँ पर आएगा, अपने ओरिजिनल स्टेट में आएगा। और हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जब ये आएगा, जब ये यहाँ से यहाँ आएगा, फिर ये जब बैक होगा यहाँ से यहाँ, जब ये यहाँ से यहाँ फिर आएगा तो एनर्जी का क्या हो करेगा, रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करेगा। रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी क्या हो गया, रिलीज करेगा, ठीक है। इसी से क्या बनेगा, विच फॉर्म्स हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, विच फॉर्म्स हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसको नोट कीजिए तो आगे बढ़ते हैं। और ऐसा हुआ, देखिए इतना तक समझ गए कि इलेक्ट्रॉन में पहले क्या किया, इलेक्ट्रॉन पहले एनर्जी गेन किया,
ठीक है। ऐसा नहीं कि सारा एनर्जी पे ये मतलब जंप कर जाएगा दूसरे सेल में, इसको प्रॉपर अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। सपोज के सेल से एल सेल में जाना है इसको, तो एल सेल का एनर्जी इतना माइनस के सेल का एनर्जी इतना, जितना एनर्जी का गैप है उतना एनर्जी उसको चाहिए, इसको इतना बैरियर एनर्जी का बैरियर इतना है। तो 10.2 वोल्ट का एनर्जी अगर देंगे या इससे ज़्यादा एनर्जी देंगे, इससे थोड़ा ज़्यादा एनर्जी देंगे, तब ये क्या करेगा, के सेल से एल सेल में जंप करेगा। और देखिए उसके बाद क्या होगा, जब वो रिटर्न आएगा अपने ओरिजिनल स्टेट में, तो रेडिएशन का इमिट करेगा, एनर्जी इमिट करेगा रेडिएशन के फॉर्म में, और उसी से क्या बनेगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और बोर ने ये देखा, इट इज फाउंड दैट a number of हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, या इसको डिस्क्रीट भी बोलते हैं या लाइन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम, इसको क्या बोलते हैं, और लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जैसे मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उस तरह नहीं होता है, ये लाइन के फॉर्म में होता है, लाइन स्पेक्ट्रम के फॉर्म में होता है, बीच में कुछ एनर्जी गायब होता है इसमें, ठीक है। तो इट इज फाउंड दैट नंबर ऑफ इट इज फाउंड दैट, नहीं तो इसको आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट में आपको लिखाते हैं, वहाँ पे आपको मैं बताऊंगा डिफरेंट सीरीज ऑफ लाइन, इसको नोट कीजिए जल्दी से। इसको नोट कीजिए जल्दी से। इसको डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम बोला जाता है क्योंकि इसमें सारा रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं रहता है, कुछ कुछ गायब भी होता है। It is found to consist of number of lines which are grouped into different series, which are grouped into different series by different scientists. देखिए तो वो जब क्या हुआ, यहाँ पर ये सपोज न्यूक्लियस है, ये क्या है, ये न्यूक्लियस है, और ये के सेल, ये एल सेल, ये एम सेल, ठीक है। तो सपोज ये के सेल में इलेक्ट्रॉन मस्त था, एकदम अपना रिवॉल्व कर रहा था, इसको पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी मिला रेडिएशन के फॉर्म में। एनर्जी मिलने के बाद ये क्या हुआ, तो ये जंप कर गया, ये क्या हो गया, जंप कर गया। सपोज मानते हैं इस बार एम सेल में जंप कर गया, कहाँ पर जंप कर गया, ये चला गया एम सेल में, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, कहाँ आ गया, यहाँ पहुँच गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गया, यहाँ से जाके इलेक्ट्रॉन वहाँ पहुँच गया, ठीक है। और यहाँ पर एनर्जी तो ज़्यादा है, इसका एनर्जी क्या होता है आप लोग याद कर लीजिए, एनर्जी याद हो जाएगा तो बहुत बढ़िया है, -13.6 होता है, इसका होता है -3.4, इसका होता है -1.51, और आगे वाला का होता है -0.85, ऐसे करके एनर्जी होता है। मैंने आपको निकाल के भी बताया था -13.6 Z²/n² फॉर्मूला से, ठीक है, पिछले वाले वीडियो में। तो यहाँ से एनर्जी गेन किया, एनर्जी क्या किया, गेन किया, और कहाँ चला गया, के एल सेल में चला गया, एम सेल में चला गया, ये के सेल है, ये एल सेल, ये एम सेल, तो एम सेल में चला गया। लेकिन यहाँ पर तो एनर्जी ज़्यादा है, देखिए माइनस में एनर्जी ज़्यादा होता है, देखिए माइनस में 1.51 और माइनस में 13.6, कौन सा ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है क्योंकि माइनस लगा है आगे। माइनस में जितना बड़ा नंबर उतना कम, माइनस में जितना बड़ा नंबर उतना कम, माइनस में जितना छोटा नंबर उतना ज़्यादा। तो यहाँ से के सेल से इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला गया, एम सेल में चला गया। तो यहाँ पर तो स्टेबल नहीं है, ये यहाँ पर स्टेबल है, नहीं है स्टेबल, क्योंकि एनर्जी इसके पास ज़्यादा है। तो ये फिर अपने ओरिजिनल स्टेट में आना चाहेगा, ये क्या आएगा, अपने ओरिजिनल स्टेट में आएगा। फिर ये यहाँ से बैक अपने ओरिजिनल स्टेट में आएगा, यहाँ पर ये बैक अपने
ओरिजिनल स्टेट में आएगा, बैक अपने ओरिजिनल स्टेट में आएगा। और ये जब अपने ओरिजिनल स्टेट में आएगा तो यहाँ से क्या करेगा, फिर रेडिएशन का इमिट करेगा, रेडिएशन इमिट करेगा। ठीक है, तो ये पाया गया कि इट इज फाउंड टू कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ लाइन्स। ये एक लाइन नहीं, इस तरह का बहुत सारा लाइन मतलब ये कंसिस्ट किया हुआ था, और इसको डिफरेंट सीरीज से हम लोग डिनोट करते हैं, डिफरेंट सीरीज डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया। कहने का मतलब अगर कहीं से फर्स्ट सेल पे आएगा तो उसको लाइमन सीरीज बोलते हैं, कहीं से सेकंड सेल पे आएगा तो बाल्मर सीरीज। तो डिफरेंट साइंटिस्ट सब इसको अरेंज करके इसको बताएं, वो डिस्कस करते हैं हम। देखिए ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे सवाल एग्जाम में आता है। सपोज देखिए यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, ये है n बराबर 1, ये क्या है n बराबर 1, ठीक है। ये है n बराबर 2, ये मैं सेल नंबर बना रहा हूँ, ठीक है। ये है n बराबर 3, ठीक है। ये है n बराबर 4, ये है n बराबर 5, ये है n बराबर 6, ठीक है। ये n बराबर 7। उसी तरह डट 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 करके ये इन्फिनिटी वाला लाइन है। ये कौन सा है, ये इन्फिनिटी वाला लाइन है। ये सेल नंबर कितना होता है, इन्फिनिटी तक होता है। ये के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, ठीक है। तो इस तरह से जो डिफरेंट साइंटिस्ट द्वारा डिफरेंट सीरीज ऑफ लाइन दिया गया था, वो उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए हम लोग बेसिकली पढ़ रहे हैं किसके बारे में, तो इमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, इमिशन स्पेक्ट्रम। हम लोग के सिलेबस में क्या है, इमिशन स्पेक्ट्रम ही है, एब्जॉर्प्शन नहीं है, ठीक है। इमिशन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम कहने का मतलब जो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में हायर एनर्जी, ये क्या बना रहा हूँ एनर्जी लेवल, अगर देखिएगा आप तो नीचे से ऊपर एनर्जी क्या हो रहा है, एनर्जी ये क्या हो रहा है, यहाँ पर मैं बना देता हूँ, यहाँ पर साइड में, नहीं तो यहीं पर बना लीजिए, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ देखिएगा तो एनर्जी क्या हो रहा है, एनर्जी इंक्रीजेज, एनर्जी इंक्रीजेज, ठीक है। तो हायर ऑर्बिट से अगर लोअर ऑर्बिट में आएगा तो एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा, इसीलिए इसका नाम क्या है, इमिशन स्पेक्ट्रम है, ठीक है। देखिए तो फर्स्ट जो साइंटिस्ट थे, वैसे तो पहले बाल्मर ने ऐसे खोज किया था, लेकिन जो अभी आपको मैं बता रहा हूँ, किसी भी ऑर्बिट से, किसी भी सेल से अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके अगर n बराबर 1 सेल पे आया, फर्स्ट सेल पे आया, किसी भी सेल से जंप करके फर्स्ट सेल पे आया, सपोज यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके, सपोज n बराबर 4 से, n बराबर 4 से जंप करके फर्स्ट पे आ गया, इलेक्ट्रॉन कहाँ से जंप किया, n बराबर 4 से फर्स्ट पे आ गया, या थर्ड से जंप करके कहाँ पर आ गया, फर्स्ट पे आ गया, या सपोज सेकेंड से जंप करके फर्स्ट पे आ गया, या इन्फिनिटी से जंप करके, या कहाँ से जंप करके, इन्फिनिटी से जंप करके कहाँ पर आ गया, फर्स्ट पे आ गया। कहीं कहने का मतलब कहीं से इलेक्ट्रॉन कहीं से जंप करके अगर फर्स्ट वाले सेल में आ गया, कहाँ पर, फर्स्ट के सेल में आ गया, तो इसको नाम दिया गया लाइमन सीरीज। इसको नाम क्या दिया गया, इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ये एनर्जी का डायग्राम है, इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल में। ये क्या है, इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल, ठीक है। तो कहीं से इलेक्ट्रॉन जंप करके अगर फर्स्ट सेल में आता है तो ये किसके अंतर्गत आता है, लाइमन सीरीज। किसके अंतर्गत, लाइमन सीरीज, लाइमन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज। अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन जंप करके n बराबर फर्स्ट सेल में आया, क्योंकि पहले उसको एनर्जी मिला होगा, वो प्रॉपर अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलता है, तो क्या करता है, एक्साइट करके हायर एनर्जी लेवल में जाता है, और हायर एनर्जी लेवल में चूंकि वो स्टेबल नहीं है तो वो क्या करेगा, वो लोअर एनर्जी अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। तो अपने ओरिजिनल स्टेट में, कहने का मतलब कहीं से जंप करके, कहीं से इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होके अगर n बराबर 1 पे आता है तो वो सारा लाइन किसके अंतर्गत आएगा, लाइमन सीरीज के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, लाइमन सीरीज के अंतर्गत। उसी तरह कहीं से भी लाइन अगर जंप करके, कहीं से जंप करके सेकेंड n बराबर 2 पे आएगा, सपोज मान लेते हैं 4 से जंप करके आया, सपोज पहले इन्फिनिटी से जंप करके कहाँ पे आया, सेकेंड पे आया, या सपोज मान लेते हैं ये 4 से जंप करके कहाँ पर आया,
इस पे आया, या 3 से जंप करके इस पे आया, या 2 से मतलब 3 से या 4 से जंप करके इस पे आया, मतलब सेकेंड पे आया। कहीं से जंप करके इलेक्ट्रॉन, ये क्या दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन दिखा रहा है। इलेक्ट्रॉन कहीं से जंप करके अगर n बराबर 2 सेल पे आया तो ये किसके अंतर्गत आता है, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज के अंतर्गत, इसके अंतर्गत बाल्मर सीरीज, इसके अंतर्गत आता है बाल्मर सीरीज। उसी तरह अगर n बराबर 3 पे आता है, कहाँ पर आता है, n बराबर 3 पे आता है, कहीं से इलेक्ट्रॉन जंप करके n बराबर कहाँ पर आएगा, 3 पे आएगा। सपोज इन्फिनिटी से जंप करके n बराबर 3 पे आया, या यहाँ से जंप करके n बराबर 3 पे आया, या यहाँ से जंप करके n बराबर 3 पे आया, या यहाँ से जंप करके कहीं से जंप करके n बराबर 3 सेल पे अगर आएगा तो ये किसके अंतर्गत आएगा, ये पैस्टन सीरीज के अंतर्गत, पैस्टन सीरीज के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, लाइमन बाल्मर पैस्टन सीरीज के अंतर्गत आएगा। उसके बाद n बराबर 4 पे अगर आएगा, कहाँ पर, कहीं से, सपोज इन्फिनिटी से जंप करके n बराबर 4 पे आया, यहाँ से जंप करके n बराबर 4 पे आया, यहाँ से जंप करके n बराबर 4 पे आया, यहाँ से जंप करके n बराबर 4 पे आया, ये किसके अंतर्गत आएगा, लाइमन बाल्मर पैस्टन, और उसके बाद ब्रैकेट सीरीज के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत, ब्रैकेट सीरीज के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत, ब्रैकेट सीरीज के अंतर्गत आएगा। उसके बाद अगर कहीं से जंप करके, सपोज इन्फिनिटी से जंप करके, कहाँ से जंप करके, इन्फिनिटी से जंप करके अगर 5th सेल में आएगा, कहाँ पर आएगा, किस पे आएगा, 5th में आएगा। अगर सपोज इन्फिनिटी से 5th पे आया, सपोज इन्फिनिटी से 5th पे आया, यहाँ से 5th पे आया, या यहाँ से 5th पे आया, तो ये किसके अंतर्गत आता है, ये आता है लाइमन बाल्मर पैस्टन ब्रैकेट पी फंड नहीं, इसको फंड बोला जाता है। वैसे पी फंड भी आप याद रख सकते हैं, पी साइलेंट रहता है, फंड सीरीज बोला जाता है, फंड सीरीज, इसको बड़ा लिख देते हैं थोड़ा, फंड सीरीज, पी फंड सीरीज। वैसे फंड बोला जाता है, पी साइलेंट रहता है यहाँ पे। और उसके बाद अगर कहीं से जंप करके अगर 6 वाले पे आएगा, कहाँ पर आएगा, 6 वाले पे, कहाँ पर, इन्फिनिटी से सपोज, या 7 से जंप करके, या यहाँ से मैं एक 6 भी बना देता हूँ, यहाँ से 7th 8th लाइन, ये सपोज 8th लाइन है, ठीक है, n बराबर ये क्या है, 8 है, और यहाँ से इन्फिनिटी तक, ठीक है। और ये चाहे यहाँ से यहाँ आ जाए, चाहे यहाँ से यहाँ आ जाए, तो ये किसके में आएगा, n बराबर 6 पे अगर आएगा तो ये किस में आएगा, हेम्फ्री सीरीज, तो जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था, देखिए क्या था, इट इज फाउंड टू कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस। ये क्या हुआ, नंबर ऑफ लाइंस, ये मतलब इसमें पता चला, मतलब जो इलेक्ट्रॉन जो ट्रांजिशन होता है ना, तो हर एक टाइम में डिफरेंट वेवलेंथ मिला, ठीक है। ये सबका वेवलेंथ सेम नहीं होता, सबका वेवलेंथ डिफरेंट होता है, क्योंकि सबका एनर्जी डिफरेंट है। फर्स्ट सेल का एनर्जी कितना होता है, -13.6 होता है, इसका कितना होता है, -13.6, इसका कितना होता है, -3.4, इसका कितना होता है, -1.51, इसका होता है -0.85। ऐसे करके देखिए सबका एनर्जी क्या है, डिफरेंट है, सबका एनर्जी डिफरेंट है। तो एक से दूसरे में अगर ट्रांजिशन करेगा, इससे इसमें ट्रांजिशन करेगा तो एनर्जी गैप कुछ अलग होगा, इससे इसमें ट्रांजिशन करेगा, ये एम सेल से अगर एल सेल में ट्रांजिशन करेगा तो इसका एनर्जी डिफरेंस अलग होगा। तो एनर्जी डिफरेंट है, इसका मतलब सबका वेवलेंथ डिफरेंट है। तो सबका वेवलेंथ डिफरेंट होने के कारण डिफरेंट ग्रुप ऑफ लाइन मिला यहाँ पर, ठीक है, डिफरेंट सीरीज, मतलब डिफरेंट लाइन, बहुत सारा लाइन मिला, उसको डिफरेंट साइंटिस्ट ने अलग अलग ग्रुप में क्या किया, इसको विभाजन कर दिया, ठीक है। पहले तो बहुत सारा लाइन मिला, क्योंकि बहुत सबका वेवलेंथ अलग था, तो सबको स्टडी करना क्या था, बहुत डिफिकल्ट हो रहा था, इसीलिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने आके ये सारा अपने अपने नाम पे दे दिया गया है, जिन्होंने खोज किया है। तो डिफरेंट साइंटिस्ट सब आके क्या किए, सबको क्या किए, एकदम कंक्लूड कर दिए। जैसे उन्होंने बोला कि अगर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करके n बराबर 1 सेल पे आएगा तो उसको लाइमन सीरीज में आएगा वो लाइन। उसके बाद कहीं से भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करके n बराबर 2 सेल में आएगा तो उसको हम बाल्मर सीरीज बोलेंगे। कहीं से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करके n बराबर 3 सेल में आएगा तो उसको पैस्टन सीरीज बोलेंगे। कहीं से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करके n बराबर 4 में आएगा तो उसको ब्रैकेट सीरीज बोलेंगे। कहीं से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करके n बराबर 5 पे आएगा तो उसको पी फंड बोलेंगे या फंड बोलेंगे, और 6 पे आएगा तो हेम्फ्री बोलेंगे, ठीक है। इस तरह से उन्होंने नाम दिया सारा, ठीक है। इसको याद करने का भी तरीका आप लोग सीख सकते हैं। देखिए इसको याद कैसे करेंगे, इसको आप बोल सकते हैं लॉ
लाइमन है तो लो ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर हाई। ये याद करने का तरीका है। कैसे याद कर सकते हैं हम लोग? याद रखेंगे लो ब्लड प्रेशर है। कैसे याद रखेंगे? लो ब्लड प्रेशर है। लो मतलब याद रहेगा लाइमन सीरीज, लो ब्लड प्रेशर, ब्लड बी से क्या रहेगा बालमन सीरीज, प्रेशर पास्टल सीरीज, फिर ब्लड ब्रैकेट सीरीज, प्रेशर पीफंड सीरीज और हाई मतलब हेम्प्री सीरीज। कहने का इसको याद कैसे रखेंगे? लो ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर है। इस तरह अगर आप ये याद रखिएगा लो ब्लड प्रेशर है तो आपको ये सारा सीरीज का नाम याद रहेगा। तो इस तरह से याद करेंगे। अगर n बराबर फर्स्ट में, अगर कैसे n मतलब n बराबर 1, कहने का मतलब अगर k सेल में अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है कहीं से भी, चाहे इन्फिनिटी से करे, चाहे n बराबर 4 से 5 से 3 से 2 से कहीं से ट्रांजिशन करके इलेक्ट्रॉन अगर n बराबर 1 पे आएगा उसको हम लाइमन सीरीज में बोलेंगे। और अगर n बराबर 2 पे आ गया तो सारा लाइन किस में लाई करेगा? बालमन सीरीज में। उसी तरह पैस्टन सीरीज, थर्ड में आएगा तो फोर्थ में आएगा तो ब्रैकेट सीरीज, इस तरह से आएगा। ठीक है, इसको हम लोग लिमिटिंग लाइन भी बोलते हैं। लिमिटिंग लाइन मतलब लास्ट लाइन होता है, ये आपको क्वेश्चन में काम देगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे इस पे, जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगा इससे। लिख लिया आप लोग? चलिए, और ये सारा का हम लोग जैसे अभी डिफरेंट लाइन सब यहाँ पर हम लोग लिखे हैं, तो इसका सारा का आप लोग वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं। एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा कि वेवलेंथ निकालिए। सपोज बोलेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है n बराबर 2 से लेके n बराबर 1 पे, तो ये जो रे निकलेगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे निकलेगा, उसका वेवलेंथ क्या होगा निकालिए। तो वेवलेंथ हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, पहले एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, एनर्जी से वेवलेंथ, और आपको डायरेक्ट वेवलेंथ का भी फॉर्मूला हम लोग बताएंगे। ठीक है, तो ये सारा आपको समझ में आया। ये सारा जो ये सब क्या है? ये इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन को दिखा रहा है। इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होने के बाद जो ये रे निकल रहा है उसको बता रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सपोज इन्फिनिटी से n बराबर 1 पे ट्रांजिशन किया तो ये जो रे निकलेगा लाइमन सीरीज में आएगा, और इसका आप लोग वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे वेवलेंथ। देख रहे हैं लाइन स्पेक्ट्रम है, ये डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम है, ये लाइन स्पेक्ट्रम इसी को बोला जाता है। ठीक है, याद करने का तरीका लो ब्लड प्रेशर है। ठीक है, ये लेक्चर 8 है। चलिए, सपोज एक क्वेश्चन है, फाइंड द एनर्जी एंड wavelength of emitted radiation in hydrogen atom, किसमें? हाइड्रोजन एटम में, when electron makes transition from n बराबर 2 to n बराबर 1 से। क्वेश्चन क्या है कि हमको एनर्जी भी निकालना है, वेवलेंथ भी निकालना है, इलेक्ट्रॉन मतलब एनर्जी और वेवलेंथ निकालना है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा n2 से लेके n1 में। जब आएगा, जब L सेल से K सेल में आएगा इलेक्ट्रॉन, तो कितना एनर्जी इमिट करेगा वो हमको निकालना है क्वेश्चन में। देखिए ऐसा है कि ये न्यूक्लियस है हमारा, ये के सेल है, ये एल सेल है। यहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉन था। इलेक्ट्रॉन कैसे था यहाँ पे? तो एनर्जी लेके वहाँ पर गया होगा, लेकिन वहाँ से फिर वहाँ पर तो स्टेबल नहीं रहेगा, तो वहाँ से अपने लोअर एनर्जी ओरिजिनल एनर्जी स्टेट में आएगा। तो यहाँ से क्या हो गया? यहाँ क्या किया? ट्रांजिशन किया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया। यहाँ पर क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन आ गया। यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? यहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉन था,
यहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉन था और इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करके यहाँ आ गया, तो यहाँ पर कुछ रेडिएशन निकलेगा, ये एनर्जी निकलेगा रेडिएशन के फॉर्म में, ठीक है। तो इसका हमको वेवलेंथ भी निकालना है और एनर्जी भी निकालना है, ठीक है। तो आपको पता है, तो ये क्या है, ये के सेल है, ये एल सेल है, ये इसको फर्स्ट सेल भी बोल सकते हैं। ये क्या है, फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, ठीक है। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। समझ गए आप लोग, इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल से फर्स्ट सेल में ट्रांजिशन कर रहा है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एनर्जी निकालना है और वेवलेंथ निकालना है रेडिएशन का। जो रेडिएशन ये इमिट करेगा, ये ऊपर से नीचे आने में क्या होगा, रेडिएशन इमिट करता है, तो इमिट जितना रेडिएशन करेगा उसका वेवलेंथ और हमको एनर्जी निकालना है। तो चलिए पहले हम लोग एनर्जी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एनर्जी निकालते हैं। हम लोग अगर एनर्जी निकालेंगे तो सबसे पहले N2 बराबर कितना है, 2 है, मतलब 2 सेल से फर्स्ट सेल में क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है। N1 बराबर कितना है, 1 है, ठीक है। तो हम लोग को पता है डेल्टा ई बराबर क्या होगा, E2 माइनस E1। सेकेंड सेल से फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है। सेकेंड सेल से यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है। यहाँ था इलेक्ट्रॉन पहले और यहाँ पर आ गया, तो इसका एनर्जी मान लेते हैं क्या था, E2 था, इसका एनर्जी क्या था, E1 था। दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो उतना ही एनर्जी इमिट करेगा ये, ठीक है। तो E2 माइनस क्या हो गया, E1। आपको पता होना चाहिए कि ये डेल्टा ई बराबर E2, बताइए टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या, बोर्ड ने क्या निकाला था फॉर्मूला, -13.6 Z²/N²। और ये सेकेंड सेल है, ये E2 किसका एनर्जी है, सेकेंड सेल का, तो यहाँ पर N2 का स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। -13.6 Z²। Z तो सेम है ना, Z कितना है, 1 है। Z तो सबके लिए सेम है क्योंकि हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम के लिए Z कितना होता है, 1 होता है। तो Z² और ये E1 किसका एनर्जी है, फर्स्ट सेल का, तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, N1 का स्क्वायर। E1 किसका एनर्जी है, फर्स्ट सेल का, यहाँ की क्या लिख दी, N1 का स्क्वायर। उसके बाद फिर डेल्टा ई बराबर वैल्यू पुट कर दीजिए सबका, तो का वैल्यू अगर पुट कीजिएगा -13.6 Z का वैल्यू 1 का स्क्वायर और N2 कितना है, N2 है 2, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 13.6 Z² मतलब 1 का स्क्वायर, N1 स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो डेल्टा ई बराबर -13.6 डिवाइडेड बाय 4, ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ नहीं होगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और प्लस 13.6 क्योंकि ऊपर नीचे 1 ही है, ठीक है। इसको पहले लिख देते हैं, उसको बाद में लिख देते हैं। तो डेल्टा ई बराबर आ जाएगा हमारा 13.6 माइनस, इसको अगर डिवाइड करेंगे, इसको पहले लिख दिए, इसको बाद में। 13.6 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है, लगभग 3.4 आता है, कितना आता है 3.4। तो इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, डेल्टा ई हमारा आ जाएगा 10.2, जो हम लोग इससे पहले भी निकालते थे। तो देखिए एनर्जी निकल गया, किस में निकला, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस में निकला, एनर्जी हमारा निकल गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इतना एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा जब इलेक्ट्रॉन E2 से मतलब के सेल से एल सेल में एल सेल से के सेल में ट्रांजिशन करेगा। ये क्या है, एल सेल, ये है के सेल। तो यहाँ से यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा तो कितना एनर्जी इमिट करेगा, 10.2 वोल्ट। बताइए कौन सा सीरीज में पड़ेगा, लाइमन, बाल्मर, पास्चर, किस में पड़ेगा। ये n बराबर 1 क्या होता था, लाइमन सीरीज, ये n बराबर 2 बाल्मर सीरीज। तो सेकेंड से फर्स्ट में अगर ट्रांजिशन करेगा, हमको देखना है कहाँ पर आया है ट्रांजिशन करके। फर्स्ट में आया है तो लाइमन सीरीज, कहीं से आए उससे हमको नहीं मतलब है कहीं से आया हो, लेकिन अगर आया है कहाँ पे, फर्स्ट सेल में आया है। ट्रांजिशन कहाँ हो रहा है, फ्रॉम n बराबर 2 से n बराबर 1 पे, 2 से 1 पे ट्रांजिशन हो रहा है, 2 से 1 पे ट्रांजिशन। तो 1 पे होगा तो कौन सा सीरीज, लाइमन सीरीज। अगर एग्जाम में पूछ दिया ये कौन से सीरीज का लाइन है, ये मतलब ये कौन से सीरीज में फॉल करेगा, तो ये लाइमन सीरीज में फॉल करेगा, ठीक है। समझ में आया। तो हम लोग को एनर्जी तो निकल गया। एनर्जी निकालने के बाद हमको अब क्या चाहिए, हमको वेवलेंथ ही बोला है निकालने के लिए। एनर्जी तो बोला ही है, उसके बाद वेवलेंथ ही बोला है। देखिए एनर्जी बोला है और वेवलेंथ ही बोला है। तो वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, आपको पता है ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है hc/λ। ई बराबर क्या होता है, hc/λ। तो ई का वैल्यू की जगह हम क्या लिख देंगे, hc/λ। तो ई का वैल्यू कितना आया है, 10.2 बराबर hc/λ, ठीक है। इसको यहाँ पर डिवाइड कीजिए तो हो जाएगा 10.2 डिवाइडेड बाय hc बराबर 1/λ। रेसिप्रोकल कीजिए तो hc/λ
10.2 बराबर लेमडा। तो यहाँ से एच और सी का वैल्यू रखिए, यहाँ से आपको लेमडा मिल जाएगा। यहाँ पर एच और सी का वैल्यू रखेंगे तो लेमडा मिल जाएगा। आपको बता दूँ एच और सी का वैल्यू कितना होता है। एच होता है प्लस कांस्टेंट, इसका वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और उसके बाद सी होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये दोनों आप वैल्यू रखिएगा तो आपको डायरेक्ट यहाँ से क्या मिल जाएगा, लेमडा मिल जाएगा। डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, लेमडा। ठीक है, तो जो एनर्जी इमिट किया है रेडिएशन के फॉर्म में, यहाँ से जो एनर्जी इमिट होगा रेडिएशन के फॉर्म में, जब सेकेंड सेल से फर्स्ट सेल में ट्रांजिशन करेगा तो जो एनर्जी इमिट होगा उसको हम लोग निकाल भी सकते हैं। उसको एनर्जी भी निकाल सकते हैं, डिफरेंस एनर्जी का डिफरेंस करके निकाल सकते हैं E2 E1 करके। और E2 ये क्या होता है, E2 एनर्जी जहाँ से आया है, E1 मतलब जहाँ पर आया है। ठीक है, E1 क्या होता है, लोअर एनर्जी, E2 क्या होता है, हायर एनर्जी। हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आया है, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में। इसीलिए हम लोग पढ़ते थे इमिशन स्पेक्ट्रम। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं। इमिशन मतलब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी जब आएगा तो जो रेडिएशन इमिट करेगा वही तो होता है इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लेमडा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से एक लेमडा का शॉर्टकट ट्रिक भी है, इसको नोट कीजिए, उसके बाद आप लोग बताएं। एच और सी का वैल्यू रखिएगा तो यहाँ से आपको लेमडा मिल जाएगा। लेमडा क्या हो जाएगा, मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, आपको अगर डायरेक्ट यहाँ पर पुट कीजिएगा तो E बराबर होता है 12375 अपॉन लेमडा। यहाँ पर आपको एंगस्ट्रॉम में मिल जाएगा। ये डायरेक्ट आप लोग फार्मूला यूज कर सकते हैं। अगर एनर्जी दिया होगा तो डायरेक्ट ये फार्मूला आप लोग यूज कर सकते हैं। आपको लेमडा कैसे मिल जाएगा, एंगस्ट्रॉम में मिल जाएगा। ये दोनों वैल्यू पुट करिए। ठीक है, ये यहाँ पर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखना है। एनर्जी किस में रखना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपका आया ही है। तो ये शॉर्टकट फार्मूला है लेमडा निकालने का। लेमडा को साइड लिखेंगे तो एनर्जी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये शॉर्टकट फार्मूला है। वैसे आप लोग SC बाय लेमडा करके भी निकाल सकते हैं। एनर्जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एनर्जी बराबर क्या होता है, SC बाय लेमडा। एनर्जी बराबर क्या होता है, SC बाय लेमडा। E बराबर क्या होता है, HC बाय लेमडा। ये कहाँ से आया, तो आपको शुरू में बताया था। E बराबर क्या होता है, HF। E बराबर क्या होता है, HF। फ्रीक्वेंसी होता है C बाय लेमडा। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, C बाय लेमडा। इसको नोट कीजिए, उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट डेरिवेशन करके बताता हूँ। डायरेक्ट फार्मूला हम लोग, एक रेडवर्क फार्मूला आता है, उसको हम लोग ड्राइव करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन में, यही क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन किया है, n बराबर 2 से लेके n बराबर 1 में ट्रांजिशन किया है। ठीक है, n बराबर n2 से लेके n बराबर n1। इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ किया है, n2 से लेके n1 में ट्रांजिशन किया है सेल में। और हम लोग डायरेक्ट क्या निकालेंगे, वेवलेंथ। हमें क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालना है। क्या निकालना है, डायरेक्ट हम लोग क्या निकाल रहे हैं, वेवलेंथ निकालना है। क्या निकालना है, वेवलेंथ। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ इमिटेड रेडिएशन इन हाइड्रोजन एटम व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन n बराबर n2 टू n बराबर n1। ठीक है, कोई भी मान लेते हैं। यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेल, ये सेकेंड सेल, ये थर्ड सेल, ये फोर्थ सेल। ठीक है, कहीं से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन क्या मान लेते हैं, यहीं से सब कुछ ट्रांजिशन किया और यहाँ से ट्रांजिशन करके फर्स्ट सेल में आ गया। ठीक है, तो ये कितना रेडिएशन का इमिट करेगा, इसका वेवलेंथ क्या होगा रेडिएशन का, वो हमको निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो डेल्टा ही निकालेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, N2 हमारा दिया हुआ है, N दिया हुआ है N2 2, N दिया हुआ है N1। ठीक है, तो अगर हम डेल्टा ई निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा ई बराबर हो जाएगा E2 माइनस E1। E2 किसका एनर्जी है, E2 मान लेते हैं इसका एनर्जी है, जहाँ से ट्रांजिशन किया है। E1 मतलब जहाँ पर ट्रांजिशन होके आया है। तो ज़्यादा एनर्जी में से कम एनर्जी क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं तो ऊपर से हाई एनर्जी से लोअर एनर्जी में आएगा, तो E2 से कहाँ आएगा, E1 में आएगा। E2 से कहाँ आएगा, E1 में आएगा। ठीक है, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आएगा, हाई एनर्जी से लोअर एनर्जी में। तो हम लोग क्या करते हैं इसको, डेल्टा ई बराबर E2 माइनस 13.6 Z² बाय n²। और n² कहने का मतलब किसका, N2 का स्क्वायर। किसका एनर्जी है ये, सेकेंड का, मतलब जहाँ से आया है उसको हम लोग मान दिया N2। ठीक है, और माइनस
ये फार्मूला का, ये माइनस, और E1 का एनर्जी क्या होगा -13.6 जेड स्क्वायर बाय N1 का स्क्वायर। समझ आया आप लोगों को। उसके बाद डेल्टा ई क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए -13.6 जेड स्क्वायर बाय N2 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम ले लेते हैं, किसी भी एटम के लिए ले लेते हैं, ठीक है, किसी भी एटम के लिए है, N2 का स्क्वायर माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 13.6 जेड स्क्वायर बाय N1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर फिर डेल्टा ई बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसको पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 13.6 और कॉमन भी ले लेते हैं, क्या कॉमन ले लेते हैं 13.6 और जेड स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और इसको पहले लिख रहे हैं इसको बाद में, तो 13.6 जेड स्क्वायर क्या ले लिए कॉमन, 13.6 और जेड स्क्वायर क्या बच जाएगा, इसको पहले लिखेंगे तो 1 बाय N1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये किसका एक्सप्रेशन आ गया, हमको एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया। किसका एक्सप्रेशन आ गया, एनर्जी का। हमको क्या निकालना है, एनर्जी निकालना है, नहीं वेवलेंथ निकालना है। क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालना है। तो वेवलेंथ का फार्मूला क्या हो गया, यहाँ से क्या हो जाएगा एच सी बाय लेमडा हो जाता है, क्या हो जाता है एनर्जी बराबर क्या हो जाता है, एनर्जी बराबर क्या होता है एच सी बाय लेमडा। तो इसके जवाब क्या लिख सकते हैं, एच सी बाय लेमडा बराबर क्या हो जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से देखिए हमको डायरेक्ट लेमडा मिल जाएगा, यहाँ से हमको डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, लेमडा मिल जाएगा। कैसे लेमडा मिलेगा देखिए, तो हो जाएगा 1 बाय लेमडा बराबर एच सी को नीचे भेज दीजिए 13.6 अपॉन एच सी और 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। और इसको अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा, इसको क्या कीजिएगा, इसको अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आपका वैल्यू आएगा 1 बाय लेमडा बराबर आर, जिसको हम लोग बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। आर मतलब क्या है, रेडबर्ग फार्मूला होता है रेडबर्ग कांस्टेंट। यहाँ पर ये देखिए, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, सी प्लस कांस्टेंट मतलब सी वेलोसिटी ऑफ लाइट जो कांस्टेंट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, एच क्या होता है प्लस कांस्टेंट, और 13.6 में क्या है कांस्टेंट है। तो तीनों को सॉल्व करके एक नया कांस्टेंट आया रेडबर्ग कांस्टेंट, और हो जाएगा 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर इंटू ये क्या हो गया जेड स्क्वायर। ये हमारा फाइनल फार्मूला हो गया, ये हमारा क्या हो गया फाइनल फार्मूला, ये हमारा क्या हो गया फाइनल फार्मूला। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो डायरेक्ट वेवलेंथ निकाल लेंगे, हमको एच सी बाय लेमडा करके फिर बार बार नहीं निकालना पड़ेगा, और ये डायरेक्ट हम लोग निकाल लें। और ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको याद हो जाएगा, इतना सवाल करवाएंगे अभी सब याद हो जाएगा फार्मूला। 1 बाय लेमडा बराबर आर 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। N1 क्या है, जहाँ पर आ रहा है, N2 क्या है, जहाँ से आ रहा है, N2 क्या है, जहाँ से आ रहा है, N2 मतलब जहाँ से आ रहा है इलेक्ट्रॉन, N1 मतलब जहाँ पर आ रहा है, चाहे सेकंड सेल आए फर्स्ट सेल, ये हो गया N2, ये हो गया N1। तो N2 सेल का एनर्जी है E2, N1 सेल का एनर्जी है E1, तो E2 माइनस E1 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर एलसीएम ले लिए, कॉमन ले लिए, तो 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर। तो एनर्जी बराबर क्या लिख सकते हैं, एच सी बाय लेमडा, क्या होता है एच सी बाय लेमडा। तो एच सी को नीचे भेजिए 13.6 अपन एच सी, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को नया कॉन्स्टेंट को क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। इसको नोट कीजिए, उसके बाद इस पर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और इसका वैल्यू भी लिख लीजिए, इसका जो आर का जो वैल्यू होता है, ये आर जो रेडबर्ग कांस्टेंट, इसका वैल्यू होता है 1.01 इंटू 10⁻⁻7 पर मीटर। वैसे ये आपको नहीं याद रखना है, एक और इसका फार्मूला होता है 1 बाय आर 911 एंगस्ट्रॉम, ये आप लोग याद रखिए, ये हम लोग सवाल में यूज करेंगे। 1 बाय आर क्या, 1 बाय आर दोनों याद रखिए। आर का वैल्यू होता है 1.01 इंटू 10⁻⁻7 पर मीटर, और 1 बाय आर होता है 911 एंगस्ट्रॉम, 911 एंगस्ट्रॉम, इसको हम लोग यूज़ करेंगे। ये सारा नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग सवाल करते हैं। चलिए अब ये इस पे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन बोला है, पहला ही क्वेश्चन बोला है
कैलकुलेट द वेवलेंथ फॉर सेकेंड लाइन ऑफ पैसन सीरीज, मतलब सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज इन हाइड्रोजन एटम। इसमें हाइड्रोजन एटम में क्वेश्चन क्या है कि हमको वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? वेवलेंथ कैलकुलेट करना है किसमें? सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। अब लाइमन सीरीज क्या होता है? देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपको कंपटीशन में आएगा, चाहे जेईई हो, नीट हो, डायरेक्ट इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। सपोज देखिए लाइमन सीरीज क्या था, ये n बराबर 1 पे कहीं से ट्रांजिशन होता था, तो ठीक है। अगर n बराबर 2 से अगर 1 पे आएगा तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ क्या है? लाइमन सीरीज। ये फर्स्ट लाइन क्या है? लाइमन सीरीज। अगर n बराबर 3 से, कहाँ से? n बराबर 3 से, n बराबर 3 से अगर फर्स्ट पे आएगा, n बराबर 3 से अगर फर्स्ट पे आएगा तो ये क्या है? सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। यही क्या है? सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। यही आपको समझना था, यही आपको क्या था समझना। ये क्या है? सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, यही आपका सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। यही जब ट्रांजिशन होगा n बराबर 3 से जब 1 पे इलेक्ट्रॉन आएगा, n बराबर 3 से जब 1 पे इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये कितना वेवलेंथ इमिट करेगा? रेडिएशन का वेवलेंथ कितना होगा? जो रेडिएशन इमिट होगा उसका जो रेडिएशन इमिट होगा उसका वेवलेंथ कितना होगा, वही हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो करते हैं कैलकुलेट। यहाँ से हमको पता क्या चला? सेकेंड लाइन का मतलब ट्रांजिशन कहाँ से होगा? n बराबर 3 से n बराबर 1 ट्रांजिशन होगा। चलिए तो क्या हो जाएगा? यहाँ से हमारे पास n2 मिल गया। n2 मतलब कहाँ से ट्रांजिशन हो रहा है? 3 से 2। n1 कितना हो गया? n1 हमारे पास हो गया 1। कहाँ पर ट्रांजिशन हो रहा है? 1 पे। डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे। डायरेक्ट क्या लगाएंगे? फार्मूला 1/λ बराबर r इंटू 1/n1² माइनस 1/n2² z²। जेड तो यहाँ पर क्या है? 1 है। हाइड्रोजन एटम के लिए निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन एटम के लिए निकाल रहे हैं, तो जेड क्या हो गया? 1 हो गया। तो हो जाएगा 1/λ बराबर r रहने देते हैं अभी। n1 कितना है? n1 हमारा है 1, तो 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 कितना है? 3 का स्क्वायर आई इंटू जेड का वैल्यू 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/λ बराबर r इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस 1/9। 1 कितना हो जाएगा? 9। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 1। ठीक है, 1 रहने दीजिए, हट गया। तो ये 1/λ कितना हो जाएगा? r, ये हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 9 माइनस 1 8/9 कितना हो जाएगा? 8/9। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ से लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा? रेसिप्रोकल कर दिए। लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा? लैम्डा बराबर हो जाएगा, ये पहले हो जाएगा यहाँ पर, अगर इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं 8r/9 और इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9/, रेसिप्रोकल करेंगे तो 9/8r, 9/8r। यही हो गया आपका आंसर। यहाँ पर आप क्या कर दीजिए? पुट कर दीजिए वैल्यू, आर का वैल्यू क्या कर दीजिए? पुट कर दीजिए। आर का वैल्यू नहीं पुट करना है तो लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा? 9/8 इंटू आर को 1/r लिख सकते हैं, और 1/r का वैल्यू मैंने आपको बताया था कितना होता है? 911 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है? 911 एंगस्ट्रॉम। तो ये यहाँ से लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा 9/8 इंटू 911, आंसर कितने में आएगा? एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा तो आपको लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, कुछ नहीं था, क्वेश्चन बोला था कि सेकेंड लाइन लाइमन सीरीज जब ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है? सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का वेवलेंथ हमको निकालना है। तो n बराबर 3 से ट्रांजिशन होगा n बराबर 1 पे, तो n2 हो गया 3, n1 हो गया 1, z बराबर 1, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए बोला था निकालने के लिए, तो फार्मूला डायरेक्ट लगा दिया 1/λ बराबर r इंटू 1/n1² माइनस 1/n2² इंटू z²। n1 का वैल्यू है 1, n2 का वैल्यू है कितना? 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये एलसीएम लेंगे तो 9 माइनस 1 ये 8/9, 8r/9। इसको रेसिप्रोकल के तो उल्टा हो जाएगा, r लैम्डा बराबर हो जाएगा 9/8r। इसको सेपरेट करेंगे, 1/r का वैल्यू कितना होता है? 1/r 911 एंगस्ट्रॉम होता है। इस तरह से सॉल्व करके आपका वैल्यू निकल जाएगा। सॉल्व कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2-3 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराते हैं, जिससे आपको एग्जाम में क्या होगा? बनाने में आसानी होगा। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन बोला है इस बार, कैलकुलेट द वेवलेंथ फॉर the last line for the limiting line of Balmer series for He प्लस आयन। इसके लिए निकालना है लिमिटिंग लाइन, बाल्मर सीरीज का लिमिटिंग लाइन, और किसके लिए? He प्लस आयन के लिए। किसके लिए निकालना है? He प्लस आयन के लिए। देखिए बाल्मर सीरीज क्या होता है? बाल्मर सीरीज होता है कहीं से ट्रांजिशन होके अगर n बराबर 2 पे आ गया, कहीं से ट्रांजिशन होके इलेक्ट्रॉन अगर n बराबर 2 सेल में आ गया तो उसको हम क्या बोलते हैं? वो किसके अंतर्गत आता है? बाल्मर सीरीज के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? बाल्मर सीरीज। सपोज ये n बराबर 3। और लिमिटिंग लाइन क्या होता है? लिमिटिंग लाइन होता है n बराबर इन्फिनिटी। लिमिटिंग लाइन क्या होता है? लास्ट लाइन। लिमिटिंग लाइन क्या होता है? लास्ट लाइन। लिमिटिंग लाइन का मतलब ही क्या होता है? लिमिटिंग लाइन का मतलब ही होता है लास्ट लाइन। लिमिटिंग लाइन का मतलब होता है लास्ट लाइन। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, लास्ट लाइन। तो लास्ट लाइन कौन सा होगा? देखिए तो फर्स्ट लाइन कौन सा होगा? यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन करेगा तो फर्स्ट लाइन होगा बाल्मर सीरीज के लिए। किसके लिए? बाल्मर सीरीज के लिए। सेकेंड लाइन क्या होगा? 4 से 2 में ट्रांजिशन करेगा। 3 से 2 में ट्रांजिशन करेगा तो फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। 4 से 2 में ट्रांजिशन करेगा तो सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। और इन्फिनिटी से, कहाँ से? इन्फिनिटी से, अगर इन्फिनिटी से n बराबर 2 में ट्रांजिशन करेगा तो ये होगा लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। आसान है। लास्ट लाइन मतलब इन्फिनिटी से। लास्ट लाइन ऑफ लाइमर सीरीज क्या होगा? इन्फिनिटी से 1। लास्ट लाइन ऑफ पैशन सीरीज क्या होगा? इन्फिनिटी से 4। ठीक है, उसी तरह बढ़ेगा लास्ट इन्फिनिटी से 3। ठीक है, लास्ट लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज क्या होगा? इन्फिनिटी से 4। अब फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज क्या होगा? 3 से 2। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमर सीरीज क्या होगा? 2 से 3। फर्स्ट लाइन ऑफ पैशन सीरीज क्या होगा? 4 से 3। ठीक है, तो इसी तरह लास्ट लाइन बाल्मर सीरीज क्या होगा? इन्फिनिटी से 1। तो n2 कितना हो गया? n2 मतलब कहाँ से ट्रांजिशन कर रहा है? तो कहाँ से कर रहा है? तो इन्फिनिटी से कर रहा है। ठीक है, n1 कितना होगा? कहाँ पर आया? तो 2 में आया। कहाँ पर आया? n1 कितना होगा? 2 होगा। कहाँ पर आया? 2 में आया। तो अब डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला क्या होता है? 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/n1² माइनस 1/n2 का स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। इस बार जेड कितना है? जेड इस बार 2 है। हीलियम प्लस है। ये क्या है? हीलियम प्लस। इस बार जेड कितना है? इस बार जेड कितना है? जेड 2 है। हाइड्रोजन हीलियम के लिए जेड कितना होता है? 2। हीलियम प्लस है। ठीक है, तो 1/λ बराबर r इंटू 1/n1। n1 का वैल्यू कितना है? n1 का वैल्यू है आपका 2। n1 का वैल्यू कितना है? 2। तो 1/2 का स्क्वायर माइनस n2 कितना है? इन्फिनिटी। तो 1/∞ का स्क्वायर। और जेड कितना है? जेड इस बार कितना है? 2 है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 1/λ बराबर r इंटू, देखिए तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा? 0। 1/∞ क्या होता है? 0। 1/∞ क्या होता है? 0। 1/∞ क्या था? 0। तो ये कितना हो जाएगा? 1/4। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 इंटू ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? यहाँ भी क्या? 4। ये तो क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये 4 से 4 गया, ये 4 से 4 गया, क्या बच गया? 1/λ इज इक्वल टू r। 1/λ इज इक्वल टू कितना हो गया? r। इसको उल्टा दो तो क्या हो जाएगा? लैम्डा बराबर हो जाएगा 1/r। और 1/r का वैल्यू आपको पता है। 1/r का वैल्यू आपको पता है 9 से 11 एंगस्ट्रॉम। डायरेक्ट आंसर हो गया आपका। लैम्डा कितना आ गया? 911 एंगस्ट्रॉम आंसर। एंगस्ट्रॉम क्या होता है? 10⁻10 मीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने निकाल लिया। क्वेश्चन क्या बोला था? लास्ट लाइन मतलब लिमिटिंग लाइन जो होगा, मतलब इन्फिनिटी से अगर कोई ट्रांजिशन किया n बराबर 2 पे तो बाल्मर सीरीज में आएगा, और वो बाल्मर सीरीज का लास्ट लाइन होगा, लिमिटिंग लाइन होगा। क्या होगा? लिमिटिंग लाइन होगा।
तो यहाँ पर n2 बराबर क्या हो गया, n2 मतलब कहाँ से ट्रांजिशन कर रहा है, तो इन्फिनिटी से n1 बराबर कहाँ पर कर रहा है, तो 2 पे कर रहा है। तो इन्फिनिटी से अगर 2 पे कर रहा है तो n2 बराबर कितना हो गया, 2 n1 बराबर, n2 बराबर हो गया इन्फिनिटी, n1 बराबर हो गया 2, वैल्यू पुट कीजिए, 1 बाई इन्फिनिटी कितना होता है 0, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा लैम्डा 911 एंगस्ट्रॉम। इसको नोट कीजिए, उसके बाद एक और सवाल करते हैं बढ़िया इस पर। नोट कर लीजिए। एक तरह का और सवाल पूछ सकता है आप लोगों को लेम्डा मिनिमम और लेम्डा मैक्सिमम निकालने के लिए, लेम्डा मिनिमम और लेम्डा मैक्सिमम निकालने के लिए। क्वेश्चन क्या बोलेगा, लेम्डा मिनिमम और लेम्डा मैक्सिमम निकालने के लिए क्वेश्चन है फाइंड लेम्डा मैक्सिमम फॉर लाइमन सीरीज इन लिथियम 2 आयन। ट्रांजिशन शॉर्टकट में मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। हमको क्या निकालना है, लैम्डा मैक्सिमम निकालना है Li2 प्लस आयन के लिए लाइमन सीरीज में। किस में निकालना है, लाइमन सीरीज में। तो लाइमन सीरीज आपको पता है, लाइमन सीरीज पता है n बराबर 1 पर अगर ट्रांजिशन करेगा कहीं से तो क्या होगा, उसको लाइमन सीरीज के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, लाइमन सीरीज के अंतर्गत आएगा। ये डॉट क्या है, ये इन्फिनिटी, ठीक है। कहीं से ट्रांजिशन करके अगर n बराबर 1 पे आ गया तो ये लाइमन सीरीज के अंदर आएगा, ठीक है। तो आपको पता है कि एनर्जी और एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेम्डा होता है। एनर्जी क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेम्डा होता है। एनर्जी ज़्यादा तो लेम्डा कम, लेम्डा ज़्यादा तो एनर्जी, लेम्डा ज़्यादा तो एनर्जी कम, लेम्डा ज़्यादा तो एनर्जी कम और लेम्डा कम तो एनर्जी ज़्यादा। चलिए हमको मैक्सिमम लेम्डा निकालना है। किस लाइन के लिए लेम्डा मैक्सिमम होगा, लाइमन सीरीज में। तो लाइमन सीरीज का तो ये बात तो कंफर्म है, या तो फर्स्ट लाइन के लिए होगा, या तो फर्स्ट लाइन के लिए होगा, या तो देखिए या तो ये फर्स्ट लाइन के लिए होगा, या तो फर्स्ट लाइन के लिए होगा, या तो लास्ट लाइन के लिए होगा। लेम्डा मैक्सिमम या तो फर्स्ट लाइन के लिए होगा या तो लास्ट लाइन के लिए होगा, ठीक है। तो आप बताइए फर्स्ट लाइन का एनर्जी कितना होता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड लाइन का एनर्जी कितना होता है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड लाइन की एनर्जी कितना होता है, -1.51, उसके बाद -0.85। इस तरह से एनर्जी होता है। तो ट्रांजिशन जब हो रहा है n बराबर 2 से n बराबर 1, n बराबर 2 से अगर n बराबर 1 में ट्रांजिशन हो रहा है तो कितना का डिफरेंस हो रहा है, n बराबर 2 से n बराबर 1 में अगर ट्रांजिशन हो रहा है तो कितना की एनर्जी डिफरेंस आ रहा है, कैलकुलेट कीजिए आप। देखिए डेल्टा ई कितना आएगा, डेल्टा ई आ जाएगा n2 का एनर्जी कितना है -3.4, माइनस n1 का एनर्जी कितना है -13.6। तो इसको अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो अगर आपका एनर्जी कितना आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3.4 प्लस 13.6। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका डेल्टा ई आ जाएगा 10.2। कितना आ जाएगा 10.2। इसका एनर्जी कितना आया, एनर्जी का डिफरेंस आ गया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसी तरह n2 कितना है इन्फिनिटी, n1 कितना है 1। इसका एनर्जी आप लोग कैलकुलेट कीजिए। ये फर्स्ट लाइन के लिए है, किसके लिए है, ये फर्स्ट लाइन के लिए। ये एनर्जी है फॉर फर्स्ट लाइन, फॉर फर्स्ट लाइन। लास्ट लाइन के लिए निकालिए। लास्ट लाइन के लिए हम निकाल रहे हैं कि लेम्डा किसके लिए मैक्सिमम होगा, तब ना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको क्वेश्चन में बोल रहा है लेम्डा मैक्सिमम भी बोल सकता है, मिनिमम भी बोल सकता है, दोनों सवाल इससे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए तो बोलेगा लेम्डा मिनिमम, मतलब अब एनर्जी निकाल लिए डेल्टा ई। n2 मतलब 2 से अगर फर्स्ट लाइन के लिए अगर ट्रांजिशन करेंगे n2 से n1 में अगर आएगा तो अब मान लेते हैं n2 यहाँ पर क्या है इन्फिनिटी और n1 कितना है 1, तब कितना एनर्जी का डिफरेंस आएगा। तो डेल्टा ई बराबर आपका आ गया, डेल्टा ई बराबर आपका आ गया माइनस इन्फिनिटी का इन्फिनिटी पर एनर्जी कितना होता है 0। मैंने आपको बताया था इन्फिनिटी पर एनर्जी कितना होता है 0 होता है एनर्जी। इन्फिनिटी पर एनर्जी कितना होता है 0 होता है। तो 0 माइनस 13.6, ठीक है। तो डेल्टा ई यहाँ से कितना आ गया 13.6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो डेल्टा ई क्या आ गया 13.6। ये किसके लिए हो गया, लास्ट लाइन के लिए। किसके लिए है,
लास्ट लाइन के लिए। तो बताइए आप, और मैंने आपको बताया है कि एनर्जी का रिलेशन क्या होता है, इन्वर्सली होता है किससे, लेमडा से। अगर लेमडा कम तो एनर्जी ज़्यादा, एनर्जी कम तो लेमडा ज़्यादा। ठीक है, ये एनर्जी कम है कि ये एनर्जी कम है, ये एनर्जी कम है और ये एनर्जी ज़्यादा है। इसका एनर्जी ज़्यादा तो इसका लेमडा क्या होगा, कम। एनर्जी ज़्यादा लेमडा कम, एनर्जी कम लेमडा ज़्यादा। तो बताइए लेमडा मैक्सिमम किस लाइन के लिए होगा, ये ट्रांजिशन फर्स्ट लाइन के लिए लेमडा क्या होगा, मैक्सिमम, क्योंकि एनर्जी क्या है, कम है। यहाँ पर देखिए इन्फिनिटी से n बराबर 1 में, देखिए ये लास्ट लाइन के लिए, इसके लिए क्या है, एनर्जी ज़्यादा है। एनर्जी कितना है, 13.6 है, तो इसका लेमडा कम आएगा। एनर्जी ज़्यादा है, एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, तो लेमडा कम आएगा। तो ये हमारा लेमडा मैक्सिमम नहीं है, ये हमारा लेमडा मैक्सिमम होगा। ये हमारा क्या होगा, लेमडा मैक्सिमम होगा। ठीक है, और ये हमारा क्या होगा, लेमडा। और किसी के लिए आप ट्रांजिशन कीजिए, देखिए -1.51 और 13.6, इसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 10.2 से ज़्यादा ही आएगा, कम नहीं आएगा। सबसे मिनिमम एनर्जी इतना ही आएगा लाइमन सीरीज के लिए। किसके लिए, लाइमन सीरीज के लिए। बाल्मर के लिए अलग हो सकता है, इन क्वेश्चन में क्या बोला है, लाइमन सीरीज के लिए लेमडा मैक्सिमम हमको निकालना है। तो लेमडा मैक्सिमम एनर्जी पर डिपेंड करता है, और लेमडा मैक्सिमम किस पे डिपेंड करता है, एनर्जी पे। तो या तो इसका लेमडा मैक्सिमम हो सकता है, या इसका या तो फर्स्ट लाइन का हो सकता है या लास्ट लाइन का हो सकता है। तो मैंने फर्स्ट लाइन का भी निकाल लिया, लास्ट लाइन का भी निकाल लिया। फर्स्ट लाइन का निकाले तो क्या होगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, और लास्ट लाइन का निकाले तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। तो किसके लिए लेमडा मैक्सिमम होगा, इसके लिए लेमडा मैक्सिमम होगा, क्योंकि एनर्जी इसका क्या है, मिनिमम है। एनर्जी मिनिमम तो लेमडा मैक्सिमम। ठीक है, तो हमारा इससे क्वेश्चन बन जाएगा, इसका काम हमको नहीं है, लेमडा मिनिमम बोलता है तो ये हम यूज करते हैं, क्योंकि इसका एनर्जी मैक्सिमम है। एनर्जी मैक्सिमम तो वही हो सकता है, इन्फिनिटी से जब 1 पर ट्रांजिशन करेगा, ठीक है, तब ना मैक्सिमम हो सकता है एनर्जी। ठीक है, एनर्जी मैक्सिमम है। तो अगर लेमडा मिनिमम बोलता है निकालने के लिए तो n2 हम इन्फिनिटी यूज करते हैं, n1 हम 1 यूज करते हैं। अब ये क्या बोला है, हमको लेमडा मैक्सिमम निकालने के लिए बोल रहा है, तो हम इस बार n2 यूज करेंगे 2 और n1 यूज करेंगे 1। ठीक है, देखिए तो अब सॉल्व करते हैं। अब तो आसान हो गया सवाल। अब हम डायरेक्ट क्या, जो रेडरबर्ग वाला फार्मूला है वो लगा देंगे, 1/λ बराबर r इंटू, यहाँ पर n2 यूज़ करेंगे 2 और n1 यूज़ करेंगे 1, और बोला है लिथियम तो n हो जाएगा, यहाँ पर Z हो जाएगा 3, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, Z कितना हो जाएगा 3। तो r इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर इंटू Z स्क्वायर, तो 1/λ यहाँ पर हो जाएगा। r कितना, r रहने दीजिए, अभी बाद में पुट कर देंगे, क्योंकि 1/r हमको पता है, 1/r होता है 911 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो n1 कितना है 1 का स्क्वायर, n2 कितना है 1/2 का स्क्वायर, और Z कितना है 3 का स्क्वायर। Z कितना है 3 का स्क्वायर, एटॉमिक नंबर कितना है Z लिथियम का। तो 1/λ बराबर r इंटू 1 माइनस 1/4 इंटू ये कितना है 9, तो 1/λ यहाँ से आ जाएगा हमारा r इंटू ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 1/4 इंटू ये 9, ये हो जाएगा 1/λ बराबर, ये हो जाएगा 9 × 27 r अपॉन ये कितना हो जाएगा 4। ठीक है, इसी तरह से आप r का वैल्यू पुट कर दीजिएगा। यहाँ से अगर आप 1/λ करेंगे तो ये लेमडा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/27 r, यहीं से 1/r का वैल्यू पुट कीजिएगा तो 4/27 इंटू 1/r, और 1/r का आपको वैल्यू पता है, ये हो जाएगा 4/27 इंटू 911 एंगस्ट्रॉम। पुट कीजिएगा वैल्यू तो आपका लेमडा यहाँ से मिल जाएगा, आपका लेमडा यहाँ से मिल जाएगा। दिख रहा है यहाँ पे, ये हो जाएगा 4/27 इंटू 911 एंगस्ट्रॉम में आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो किसी भी लाइन के लिए, किसी भी के लिए, अगर आप बाल्मर सीरीज का लेमडा मैक्सिमम बोलता है तो लेमडा मैक्सिमम होता है n बराबर 3 से लेके n बराबर 2 पर जब ट्रांजिशन होगा। जब एनर्जी मिनिमम होगा तो लेमडा मैक्सिमम होगा, और एनर्जी अगर मैक्सिमम होगा तो लेमडा मिनिमम होगा। इस तरह से आप लेमडा मैक्सिमम और लेमडा मिनिमम निकाल सकते हैं। इसको नोट कीजिए। एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, उसको हम लोग जल्दी खत्म करते हैं 5 मिनट में। नोट कर लिए। अब देखिए, तो हम लोग वेवलेंथ निकाल रहे थे, लेकिन कभी कभार क्वेश्चन में बोल देता है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कैलकुलेट करने के लिए। क्या कैलकुलेट करने के लिए, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। चलिए हम लोग क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। सपोज क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहे हैं, टॉपिक का नाम है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन।
कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, क्या निकालना है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन हमको निकालना है। मतलब वही स्पेक्ट्रल लाइन जो लाइन हम लोग ने लाइमन सीरीज वाल्वर सीरीज तो कितना लाइन आएगा वही हमको निकालना है। सपोज बोला है क्वेश्चन कि फाइंड नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, इससे भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम n बराबर 4 टू n बराबर 1। कहने का मतलब n बराबर 4 से अगर 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है तो कितना स्पेक्ट्रल लाइन बनेगा वो आपको कैलकुलेट करना है। तो डायरेक्ट हम लोग देखिए फिगर से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको 2-3 मेथड बताएंगे कैलकुलेट करने का। ये है n बराबर 4, ये n बराबर है 1, ये है आपका n बराबर 2, ये है n बराबर 1, ये है आपका n बराबर 2, ये है आपका n बराबर 3, ये है आपका n बराबर 4। आपका ट्रांजिशन हो रहा है 4 से 3, 4 से 1 ट्रांजिशन हो रहा है। तो ये तो हो सकता है एक डायरेक्ट 4 से 1 पे आ जाए, हो सकता है कि नहीं। ट्रांजिशन कहाँ से हो रहा है 4 से 1 तक, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है हमको वही पॉसिबिलिटी निकालना है। क्या निकालना है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितना बन सकता है, पॉसिबिलिटी क्या क्या है। या तो 4 से डायरेक्ट 1 पे आ जाए, या तो ये हो सकता है 4 से पहले कहाँ पर आए 3 पे आए, 4 से पहले 2 पे आए, उसके बाद कहाँ पर आ जाए 1 पे आ जाए, ठीक है। या तो ये हो सकता है 4 से 3 पे आए और उसके बाद डायरेक्ट 3 से कहाँ पर आ जाए 1 पे आ जाए। या तो ये हो सकता है 4 से 2 पे आए, 3 पे आए, 3 से 2 पे आए और 2 से 1 पे आ जाए। इतना ही पॉसिबिलिटी हो सकता है, किससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगा, इतना ही पॉसिबिलिटी होगा। काउंट कीजिए कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन ये सारा लाइन हमको काउंट नहीं करना है, जो जो रिपीट हो रहा है उसको हमको कैंसिल करना है, जो जो रिपीट हो रहा है लाइन उसको कैंसिल करना है। देखिए तो ये लाइन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इसको एक को काट दीजिए, ये हमको काउंट नहीं करना है। उसके बाद देखिए ये लाइन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो एक लाइन यहाँ से काट दीजिए। और कोई लाइन रिपीट कर रहा है और कोई लाइन नहीं रिपीट कर रहा है, ये एक बार है, ये भी एक बार, ये भी एक बार, ये भी एक बार। अब काउंट कर लीजिए कितना लाइन है टोटल। तो एक लाइन ये है, 2 3 4 5 और ये 6, ये दोनों लाइन तो काट दिए। क्यों, क्योंकि ये और ये रिपीट हो रहा है तो कोई एक काउंट करेंगे, या तो ये कीजिए या तो ये कीजिए। ये और ये रिपीट हो रहा है तो इसको काट दिए, एक लाइन काउंट करना है। तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितना आ गया, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितना आ गया, स्पेक्ट्रल लाइन आ गया 6, ठीक है। इसी को आप डायरेक्ट किससे, फार्मूला से भी बना सकते हैं। इसको आप डायरेक्ट फार्मूला से भी बना सकते हैं। फार्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का डायरेक्ट फार्मूला होता है n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये डायरेक्ट फार्मूला, तब भी आपकी जगह तो 6 ही आएगा, ठीक है। n2 यहाँ पर क्या है, कहाँ से ट्रांजिशन कर रहा है, n1 कहाँ है, कहाँ पर ट्रांजिशन कर रहा है, पहले जैसा ही, जैसे रेडवर्क फार्मूला हम लगाते थे। तो यहाँ पर n2 कितना है, क्वेश्चन में हमारे पास n2 दिया है कितना 4 और n1 कितना दिया है 1, n2 कितना दिया